लेट्स स्टार्ट विथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हालांकि चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स है तो मैं काइनेमेटिक्स लिख रहा हूं। इस काइनेमेटिक्स में आपके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दूसरा है मोशन इन अ प्लेन। इसके दो पार्ट आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहला मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा है आपका मोशन इन अ प्लेन। ये दो अलग अलग चैप्टर नहीं है, हैं एक ही चैप्टर। आपकी एनसीईआरटी में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है, एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और एक मोशन इन अ प्लेन। हालांकि ये पूरे के पूरे किस में आता है? काइनेमेटिक्स में आता है। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन मतलब जितना भी मोशन का है वो सारा स्टडी करोगे इसमें, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, उनके बारे में ना जान करके बस आपको उस मोशन के पैटर्न को समझना है, उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो दो पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, एक लिखा है मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक लिखा है मैंने मोशन इन प्लेन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इसमें मोशन इन वन डायमेंशन, सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन देखोगे। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ग्राफ के थ्रू ज्यादा सही समझ में आएगा। ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो मोशन इन अ वन डायमेंशन का मतलब है कि अगर एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? एक्स में होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। मतलब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। अगर वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस का कहीं भी कोई पार्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? जीरो होगा। दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो सीधा ऊपर जाएगी और सीधा नीचे आएगी। दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। दूसरी चीज, तुम स्कूटी से आए हो, साइकिल से आए हो, या जिस चीज से भी आए हो, सीधे ही चला के आओगे रोड पे, है ना। दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट रोड पे चला के आए हो। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। वहीं दूसरा क्या है? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में आपका क्या है? अगर मैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग समझाऊं तो ऑब्जेक्ट के पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है। मतलब कि वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसका हमने एग्जांपल देखा था, कौन सा था? हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कौन सा मोशन था? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें आगे भी बढ़ रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं, जैसे ऐसा मोशन था, करेक्ट। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें हम ऊपर भी जा रहे हैं और आगे भी आ रहे हैं। तो इस टाइप के मोशंस को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? मोशन इन प्लेन में। और मोशन है स्ट्रेट लाइन में, ऊपर गया नीचे आया भाई, या तो ऊपर जाएगा, या तो वर्टिकल डायरेक्शन, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पहले डिटेल में समझते हैं। क्या है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो ये क्लास 9th में तुम इसका एक इंट्रोडक्शन ले चुके हो, या कह लो ढंग से पढ़ा भी होगा तुमने, ठीक है। क्या क्या चीजें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तुमने जो पढ़ा है? सबसे पहला टर्म डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यस सर, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात हम बात करें, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगा? सर डायरेक्शन हमेशा होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल से फाइनल का मतलब अगर समझ में नहीं आता है तो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। हमने ए पोजीशन से शुरुआत करी, किसी भी रैंडम पाथ को कवर करके बी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। किसी भी रैंडम पाथ को कवर करके बी पोजीशन पे आ गए। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे बताऊंगा? सर इनिशियली स्टार्ट करेंगे और जो फाइनल पोजीशन है उधर की तरफ जाएंगे। ये किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट की। और ये जो पाथ है, ये टोटल पाथ लेंथ, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? डिस्टेंस, ठीक है। तो दूसरा टर्म कौन सा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि डिस्टेंस डिपेंड करता है,
डिस्टेंस डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट ने उस पाथ को कवर किया है या नहीं किया है, बट डिस्प्लेसमेंट इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट ने उस पाथ को फॉलो किया है या नहीं किया है, इट्स सिंपली उस पूरे पाथ का जो सबसे शॉर्टेस्ट है, यानी कि इनिशियल से फाइनल इसकी डायरेक्शन है। बात आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा टर्म तुमने जो पढ़ा, अच्छा मैं ऐसा यूनिट की बात कर लेता हूं, दोनों की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है, और जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है बच्चों, एल है, ठीक है। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है, दोनों का डायमेंशन क्या है, एल है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये सारी बातें तुमने पहले भी क्लास 9th में देख रखी है, करेक्ट। दूसरी बात वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों को बताओ। चलो पहले स्पीड को देखो। स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड के बारे में तुमने पढ़ा है सर, द रेट ऑफ मोशन, इट इज सिंपली द रेट ऑफ मोशन, मींस सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, करेक्ट। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड है क्या, द रेट ऑफ मोशन, मतलब कोई भी डिस्टेंस आप कितनी जल्दी कवर करते हैं, करेक्ट। कोई भी डिस्टेंस आप कितनी जल्दी कवर करेंगे, अगर ज्यादा जल्दी कवर करोगे स्पीड ज्यादा होगी, थोड़ा कम कवर करोगे है ना, टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, मतलब कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट। वहीं इसका जो दूसरा है भाई वो क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा है डायरेक्शन, ये कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ही है डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो ये डायरेक्शन होगी अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए से बी पॉइंट पे जाने का रास्ता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर ही होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, करेक्ट। समझ में आ गई बात। चलो दोनों की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड है। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होता है, LT-1, करेक्ट। ये बात भी पता है तुम्हें कि सर दिस इज स्पीड एंड दिस इज वेलोसिटी। अब कुछ केसेस बन के आते हैं, ये तो टर्म्स हो गए, टर्म्स हमें पता है। कुछ डिफरेंट केसेस बन के आते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, करेक्ट। उसके बारे में फटाफट चर्चा कर लो। तो बात कर रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म हुआ है, अगर मोशन यूनिफॉर्म हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो स्पीड है आपकी, स्पीड क्या है, कांस्टेंट, करेक्ट। मतलब कि पूरे रास्ते आपने स्पीड चेंज ही नहीं करा है, करेक्ट। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड भी इसे कह सकते हो कि स्पीड पूरे रास्ते कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। यानी जहां स्पीड आपका कांस्टेंट हो गया ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कहां लगाओगे इस फॉर्मूले को, जहां पे आपका स्पीड कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब वहीं इसका दूसरा केस आता है, यूनिफॉर्म मोशन की जगह अब दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा बच्चों। सर कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, करेक्ट, बिल्कुल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो इसमें स्पीड आपका कांस्टेंट नहीं है, स्पीड नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट।
मतलब स्पीड क्या है, वेरिएबल है, स्पीड बार बार चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहे हो स्पीड चेंज हो रहा है। अब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, ये वाली चीज तो थोड़ा प्रैक्टिकल तो ये भी है, बट ये ज्यादा प्रैक्टिकल है ना। आप अगर कहीं चल रहे हो तो आपकी पक्की बात है स्पीड चेंज होगी, कहीं ब्रेक लगाओगे, कहीं ज्यादा तेज चलोगे, ठीक है, कहीं बिल्कुल स्लो भी चल सकते हो, ट्रैफिक आ गया, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, डेट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सर अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो वहां पे स्पीड कैसे पता करेंगे, तो वहां स्पीड पता करने के लिए कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है एवरेज स्पीड। क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब यहां से दो तरह के एक सवाल जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो क्या मिलेगा, बच्चा ए से बी गया, उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगेन बी से ए की तरफ गया है तो इसको जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ लिया गया फाइंड एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप। तो इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका बता रखा है, मैंने नोट करके आपको लिखवाया था। इफ, यहां भी लिखवा दे रहा हूं, अगर डिस्टेंस आपका इक्वल है, इफ डिस्टेंस इज इक्वल, ठीक है, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड आप डायरेक्ट लिखो। अगर n इक्वल डिस्टेंस चला है, इफ डिस्टेंस इज इक्वल एंड डिस्टेंस ट्रेवल, एंड डिस्टेंस ट्रेवल, तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे सर, n अपॉन में 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, जितने भी होंगे 1 अपॉन vn सबको लगा दोगे। अब जरा यहां पे इसको सॉल्व करो, इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं, 2, कितनी बार ट्रेवल किया, एक बार ए से बी गया, दूसरी बार बी से ए आया, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यहां पे लगाओ 2 अपॉन में 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2, दो ही होंगे ना इसकी वेलोसिटी, एक बाय 20 और एक बार 30, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाएंगे। जो कॉमन मिस्टेक, वो कॉमन मिस्टेक क्या है, जब आपसे मैं एवरेज स्पीड पूछूंगा आप कहोगे सर 20 प्लस 30 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2, पूरा पूरा गलत। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, निकालने का तरीका अलग है, वो मैंने सिखा दिया था। यहां पे मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि आप इससे निकाल सकते हो। एक ऐसा केस आपको मिलेगा, इफ टाइम टू कवर द डिस्टेंस इज इक्वल, देन जो आपका एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2, मान लेते हैं n टाइम्स चला है तो vn अपॉन में n, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिल जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो रहेगा, मान लो, चलो अगले वाले में करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, भाई सवाल है, कोई ए से बी चलने में जितना समय ले रहा है उतना ही समय बी से सी चलने में लग रहा है, ठीक है। ए से बी का चलने का जो टाइम है वो भी टी है और बी से सी का भी चलने का टाइम क्या है, टी है। यहां पर स्पीड 20 है, यहां पर स्पीड 30 है, और आपसे पूछ दिया जाए कि भाई एवरेज स्पीड निकाल के बताओ, दोनों चलने में इक्वल डिस्टेंस लग रहा है, तो कैसे करोगे, मैंने भी ट्रिक बता दी है, ट्रिक को यूज करोगे सर, v1 प्लस v2 20 प्लस 30 अपॉन में 2 बार चला है तो 2 हो गया, आंसर आ गया 25। आ रही बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट। ये तो हो गया स्पीड के ऊपर बात, बट वेलोसिटी भी हमने पढ़ी है, तो वेलोसिटी में भी दो तरह के केस बनते हैं, कौन कौन से, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, सेम बच्चों, जो कॉन्सेप्ट स्पीड के लिए था वही सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए भी है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट। अब जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, आपके पास वही डिस्टेंस टाइप में फॉर्मूला आ गया, आप यूज कर सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। आप क्या यूज कर सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है बच्चों, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पे क्या यूज करोगे, यहां पे कैसे करोगे, तो यहां दो केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, दो केस। सबसे पहला,
एक होगा आपका एवरेज वेलोसिटी और एक होगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, सेम जैसे एवरेज स्पीड में कॉन्सेप्ट हुआ था, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब जैसे मैंने एक सवाल आपको पीछे दिखाया था, इस सवाल को अगर ढंग से देखो, ए से बी गया, बी से ए गया, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी ना, पहले ए से बी गए, फिर दोबारा बी से ए आ गए, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है, टोटल टाइम। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी में जीरो, लेकिन एवरेज स्पीड इसका कितना है, 24 है। आ रही बात समझ में। तो ये डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। अब वहीं पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी। मतलब कि आप जैसे स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो भाई, एकदम से नजर पड़ी 80 की स्पीड जा रहे हैं भाई, बस मुड़ी ऊपर उठा लिया, देख के मुड़ी ऊपर जो उठाया ना, ये जो इंस्टेंटली देखा कि कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए बात को, मतलब कि तुम्हारे उसको देख के दोबारा मुंह के अपने ऊपर करने में जो टाइम ट्रेवल रहा, वो टाइम ट्रेवल बहुत कम होगा। ऐसा कह ले कि 0.001 सेकंड का होगा, आपने जस्ट देखा हटा लिया, है ना, 60 का स्पीड चल रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, एकदम अभी 5वें सेकंड पे कितनी की स्पीड है, इतनी स्पीड है, तो ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। आ रही बात समझ में, कि इंस्टेंटली आप देख रहे हो कि अभी मैं कितने स्पीड से चल रहा हूं। बट वही एवरेज हम क्या कर रहे थे, पूरे ट्रिप का देख रहे थे कि पूरे ट्रिप में मैं कितना स्पीड से चल रहा हूं। इंस्टेंटेनियस में क्या चल रहा है, अभी हम कितने स्पीड से चल रहे हैं। आगे बात समझ में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैं एक बात कह सकता हूं कि डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम है, 0.0001 सेकंड। इसको समझाने से पहले थोड़ा मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, याद तो हो गई। वी एवरेज क्या होता है बच्चों, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। यहां ये जो डेल्टा टी है वो क्या है, टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही छोटा चेंज। बच्चों जब बहुत ही छोटा चेंज होता है, वहां पे हम लोग एक मैथ्स, कैलकुलस मैथ्स का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन कहां यूज करेंगे, जहां बहुत ही छोटे चेंज के लिए बात हो रहा है, और इंस्टेंटेनियस क्या है, बहुत ही छोटा चेंज हो गया। समझ रहे हो बात को। और यहां पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कहने का मतलब है इट इज S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो इसको कहां यूज करना है ये तो तुम सीख गए सर, जब भी उस टाइप का रहेगा ना कि टोटल ट्रिप ये है, टोटल टाइम ये है, वो तो तुम सीख गए, करेक्ट। लेकिन ये जो इक्वेशन है, इन दोनों को कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सीख लो थोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं पे बन के आते हैं। ठीक, तो देखो कैसे क्वेश्चंस बन के आएंगे। क्वेश्चन है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा S इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। ठीक है, आपसे कहा जाएगा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी सबसे पहला एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक, मतलब एक मैंने आपसे इंस्टेंट पूछ लिया कि अभी के अभी बताओ कितना वेलोसिटी है, और एक मैंने आपसे क्या पूछ लिया, एक टाइम इंटरवल देके पूछ लिया, करेक्ट, कि भाई 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड के बीच जब ये चला तो उसके बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, करेक्ट। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करोगे सर, अभी हमें पता चला v इक्वल्स टू क्या होता है, ds बाई dt। अब जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, अपना पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे दे, v इक्वल्स टू d अपॉन dt। s की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जो भी पावर है उसको आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो और पावर में -1 कर दो। ठीक, जो भी पावर है उसको आगे आके क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और पावर में -1 करो, 2 माइनस 1 कितना होगा, तो मैं नहीं लिखता हूं पावर, है ना, चलो लिख भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। यहां t का पावर कितना है, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा,
और 1 माइनस 1 कितना होगा, किसी का भी पावर 0 है तो आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। गुड, तो मैं मुझे लिखने की जरूरत नहीं। और 6 क्या है, 6 का देखो जरा, 6 कांस्टेंट है तो मैं इसके साथ लिख सकता हूँ t की पावर 0, करेक्ट। 0 अगर आगे मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसको लिखने का कोई मतलब, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहां आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन बन के आ गई, दैट इज 6t + 5। आपसे कितने टाइम पे पूछा जा रहा है, 2 सेकंड पे। t की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करोगे v कितना आ जाएगा सर, 6 × 2 + 5 कितना आ गया, 17 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपको इक्वेशन दी हुई होगी, आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी बताओ, और आपको एक टाइम दिया होगा, एक ही टाइम दिया होगा इंस्टेंट में, ठीक। लेकिन वही एवरेज के लिए, ये एवरेज है बेटा, एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, जहां भी टाइम इंटरवल होगा मतलब कि वो क्या है, एवरेज है। अब देखो एवरेज वाला मैं करके दिखाता हूं, एवरेज वाला कैसे करोगे। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दैट इज S2 - S1 अपॉन T2 - T1। यानी कि पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड पे कितनी है, निकाल लेते हैं, दैट इज S1। तो 1 सेकंड पे कितना है, तो वैल्यू पुट करो, 3t² है तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 6। S1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, जल्दी बताओ, 9 आ गई, 5 3 8 और 8 से तो 14 आ गई। वही S2 निकालो, S2 कितना है, तो T2 की वैल्यू जो है, ये मान लो T1 है, ये मान लो T2 है। T2 की वैल्यू कितनी है, 3 सेकेंड, पुट करो, 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस 6 कितना आ रहा है S2, 3 का स्क्वायर 9, 27 प्लस 15 प्लस 6 कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। चलो ठीक, अब वैल्यू में पुट कर दो, S2 - S1 तो 48 - 14, T2 - T1, T2 कितना है 3, T1 कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, समझिए बात को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में, ठीक। इक्वेशन दिया हुआ है, टी की वैल्यू दी होगी, अगर एक टी की वैल्यू दी है इंस्टेंट निकालना है, अगर 2 टी की वैल्यू दी हुई है तो एक टाइम इंटरवल की बात हो रही है, क्या निकालोगे, एवरेज निकाल लोगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का। देखो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, क्लास 9th में क्या पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, सर द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी a = v - u/t, यही पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, अलोंग वेलोसिटी होगा, ठीक है, किधर होगा, अलोंग वेलोसिटी, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा इसका, LT-2, करेक्ट, क्लियर है यहां तक। तो ये बात तो सबको पता है। अब इसमें बच्चों अगेन 2 तरह के केस बनेंगे, एक है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। आप सबको दोबारा आइडिया हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगेन आपके पास कुछ फॉर्मूले आगे आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सबसे पहला v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at², और तीसरा v²-, ठीक है। एक और है जो कि इसका डिराइव्ड फॉर्म है, किसका डिराइव्ड फॉर्म है, इसका डिराइव्ड फॉर्म है, जिसको हम फोर्थ लिख सकते हैं, दैट इज Sn u + a/2, करेक्ट। एक और इसको एक और तरीका है लिखने का, दैट इज Sn = s in n - s in n - 1। समझाता हूं, अभी इसको मैं डिटेल से समझाता हूं, क्योंकि आपके उसमें सबसे ज्यादा इसी का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से तुम पहले से इंट्रोड्यूस हो, ये क्या है और क्या क्या है, ठीक है। मैं पहले जो चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन जब आपका कांस्टेंट होगा, तभी आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यूज नहीं करोगे, तभी यूज करोगे जब एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं, प्रैक्टिस हमने कर लिया था क्लास में, ठीक है। फिलहाल तो
चलते ही है, बाकी सबको पता ही है। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, करेक्ट, t क्या है टाइम, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। चलो इस वाले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सर ये है क्या, ये एसेंट वाला क्या है, ये किसी को क्लियर नहीं होता जल्दी। एसेंट समझो, जैसे मैं अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा था ना, कि मेरा अभी स्पीड कितना है, ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी की मेरी स्पीड कितनी है, वैसे ही ये एसेंट है, मतलब कि मैं अभी कितना डिस्टेंस चला हूं, ठीक है, अभी 1 सेकंड में मैं कितना चला, समझ गए क्या, अभी 1 सेकंड में मैं कितना चला, वो क्या होगा एसेंट होगा, करेक्ट। इसलिए मैंने इसका लिखा है Sn माइनस Sn माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल समझो क्या है, जैसे मान लो मैं 10 सेकंड तक चल रहा हूं, ठीक है, मुझे निकालना है कि मैं 5वें सेकंड में कितना चला, मैं 5th सेकंड में कितना चला, मतलब एक 5th सेकंड में कितना चला, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 सेकंड तक मैं जितनी डिस्टेंस मैंने कवर करी थी माइनस S4, माइनस 4 सेकंड तक मैंने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, तो मेरा क्या हुआ 1 सेकंड का निकल गया। ये आपने क्लास 10th के एपी में भी तो करा है ना, an इज इक्वल्स टू an माइनस 1, वही चीज है। मुझे अगर nth निकालना है तो मैं 5 सेकंड तक मैं कहां पर हूं, और उससे पिछले 4 सेकंड तक मैंने कितना चला, तो मेरा वो 1 सेकंड का निकल के आ गया। वही ये फॉर्मूला है Sn, दैट इज u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, इन सब का कैलकुलस मेथड से जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलस मेथड के थ्रू जो इनका डेरिवेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नहीं याद है तो मेरे को बता देना, मैं अलग से उस चीज को करा दूंगा, ठीक है, नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख रहा हूं VVI, ये आपके पेपर में पूछा ही जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो समझ गए सर, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तब कैसे करेंगे। चलो नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पे अगेन आपके दो केस बनेंगे, एक आपका बनेगा एवरेज एक्सेलरेशन और एक आपका बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, करेक्ट। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होगा, इट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, या फिर ऐसे लिख दो एवरेज वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है, ठीक। 1 मिनट तक वेट करो जरा, अर्पित रवि सर के पास जाना, उनको कहना चार्जर दे दीजिए। तुम लोग के लिए ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, नए वालों के लिए हो गया, वो तो सो रहा है, पूरा खतरनाक नींद ले रहा है भाई, हाँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया, एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना, दैट इज आप ऐसे लिख सकते हो ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1, ये आपका ए एवरेज निकल के आ गया। इसको कैसे यूज करना है, मैंने इससे पहले जो वेलोसिटी आपको बताया था, एवरेज वेलोसिटी का जो मैंने आपको बताया था, मैंने इक्वेशन दी थी और फिर कैसे पुट करके सॉल्व करा था, सेम इसके लिए भी काम करोगे, हालांकि एक सवाल देख भी लेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए देखो क्या होगा, ए इंस्टेंटेनियस, अगेन बच्चों इंस्टेंट का मतलब क्या है, एट एनी इंस्टेंट टी, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, मतलब जो टाइम इंटरवल बहुत 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 कम होगा, यानी इसके केस में क्या आ गया, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डीवी बाई dt, ठीक है, ए इंस्टेंटेनियस क्या हो गया डीवी बाई dt, ठीक। अब इस पे सर कैसा क्वेश्चन बन के आएगा, क्या क्या चीजें बन के आएंगी, सेम वेलोसिटी की तरह, मतलब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी होगी, मान लो अगेन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ठीक, और आपसे मैंने पूछ लिया कि भाई एक्सेलरेशन मुझे बताओ कब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे,
ठीक, कैसे निकालोगे? सिंपली पुट करोगे सर a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, v की वैल्यू क्या है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6t प्लस 2, और t की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बात को? और वही अगर मैं टाइम इंटरवल दे दूं, ये तो पहला दे दिया, मान लो दूसरा मैं कह दूं t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेके t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तब कैसे निकालोगे? तो पहले एक बार इस v की वैल्यू में 0 पुट करोगे, तो v1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5, यानी v1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। v2 निकालोगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 5, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 10। तो ए एवरेज कैसे निकालोगे? सर v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, v2 की वैल्यू कितनी 10, v1 की वैल्यू कितनी 5, t2 की वैल्यू कितनी 1 माइनस 0, कितना आ गया 5 आ गया, तो ए एवरेज कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस 8 आया था और एवरेज कितना आ गया 5 आ गया। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सॉल्व कैसे करोगे, ये चीज क्लियर हो गया, क्योंकि फिजिक्स में मेन न्यूमेरिकल होता है बेटा। ठीक है, तो मैं इसलिए न्यूमेरिकल पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। ठीक, अच्छा एक तरीका तो तुम समझ गए कि वेलोसिटी से आगे एक और तरीका है एक्सेलरेशन का, जो कि मैं अगले इसमें डिस्कस करता हूं। सो ए इक्वल्स टू आपने पढ़ा दैट इज डीवी बाई डी टी, करेक्ट, बट आप ये भी जानते हो कि v क्या होता है बच्चों ds बाई dt, तो मैं एक इक्वेशन एक और लिख सकता हूं दैट इज d2s बाई dt स्क्वायर, मतलब सर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, अगेन ले लेते हैं 3t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6। ठीक, तो पहले तुम क्या करोगे, ए निकालना है, मैंने तुमसे क्या पूछ दिया ए, और मैंने तुम्हें किसकी इक्वेशन दी डिस्प्लेसमेंट की, तो ए कैसे निकालोगे? तो पहले तुम क्या करोगे, पहले v निकालोगे, v क्या होगा डिफरेंशिएट कर दोगे, 3 इंटू 3 90 स्क्वायर, 5 इंटू 2 10t, और 6 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से तुम a निकालोगे दैट इज dv बाई dt, यानी अगेन 18t प्लस 10, ये हो गया आंसर। मतलब कि इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, अच्छा एक तो ये हो गया, एक और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे a इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों dv बाई dt होता है, और v इक्वल्स टू क्या होता है ds बाई dt। ये कई बार x के टर्म्स में भी लिखा होता है, तो मैं x के टर्म्स में लिख रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुमको x लेना है x लो, s लेना है s लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वेरिएबल है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। सो dx अपॉन dt, तो यहां से आपके पास dt की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों dx अपॉन v, इस dt की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करोगे क्या आएगा सर a इक्वल्स टू dv अपॉन dx डिवाइडेड बाई v, यानी यहां से जो a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है v dv बाई dx। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज v dv बाई dx, करेक्ट। अब इसके क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल सकते हैं, देखो डिफरेंस पता चलेगा। मान लो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, मैंने दे दिया भाई वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और आपसे कहा मुझे एक्सेलरेशन बताओ कितने पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में। ठीक, अब डिफरेंस क्या है सर, आपके दिमाग में आएगा मैं तो इसको इस वाले को इससे भी सॉल्व कर लेता है ना, dv बाई dt से सॉल्व कर लेता, नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी किसके टर्म्स में थी, t के टर्म्स में। किसके टर्म्स में थी, t के टर्म्स में, तो तुमने dt लगा के कर दिया। ठीक, यहां पे इक्वेशन किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में, इसलिए नीचे क्या होना चाहिए, समझ गए बात को, तभी हो सकता है। तो अगर x के टर्म्स में इक्वेशन है ये फॉर्मूला यूज करो, अगर t के टर्म्स में इक्वेशन है ये फॉर्मूला यूज करो। क्लियर हो गया, चलो तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कुछ भी नहीं करना है सर, a इक्वल्स टू v dv, v क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एंड डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों
अब t की वैल्यू कितनी है 1, ये पुट कर दो, कितना हो गया इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6 और 6 इंटू 1 प्लस 5। अब जो भी होगा मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्लियर हो गया फंडा? सॉरी t की वैल्यू नहीं दी होगी, वैल्यू आपको x की गिवन होगी, x इक्वल्स टू 1 मीटर। गुड वन, ये अच्छा गौर करा तुमने, है ना, x की वैल्यू तुम्हें दी होगी। समझ गए बात को? तो ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या लगाओगे, ये सब फॉर्मूले। समझ गए बात को? फंडा हो गया क्लियर? अब दो बातें मैं एक साथ लिख के दे देता हूं। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तब क्या लगाएंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या लगाएंगे। अगर बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो तुम क्या कर सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दो, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s लगा दो, एस एन इज इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 लगा दो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन माइनस 1। करेक्ट। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो तुम्हारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं, फटाफट लिखते जाते हैं। सबसे पहला v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, एक्स के टर्म्स में लिखता हूं डी एक्स बाई डी टी। करेक्ट। दूसरा कौन सा है तुम्हारे पास, a इज इक्वल्स टू dv बाई डी टी। तीसरा कौन सा है, a इज इक्वल्स टू v dv बाई डी टी। ठीक, हाँ डबल डिफरेंशिएशन लो d2, हाँ खुश डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां से भी दो तीन फॉर्मूले और भी तो बन रहे हैं, कौन कौन से, dt इधर चला गया तो v dt इज इक्वल्स टू dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, यही लिख देता हूं, इंटीग्रेशन v dt इज इक्वल्स टू x। लिमिट बैठा दिया ना हमने 0 से x तक की, एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया। अब इसके लिए तुम्हें पहले इंटीग्रेशन सीखना होगा, है ना, तो सैटरडे की क्लास मैंने इसलिए रखी है। ठीक, फॉर्मूला भी यहाँ मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ भी क्या हो जाएगा सर, a dt इज इक्वल्स टू dv, ये dt इधर चला गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए इसको 0 से v तक, एक फॉर्मूला आ गया a dt इज इक्वल्स टू v। करेक्ट। यहां से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मेन तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं, एक तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है v dt x, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इनको लगा के कर लोगे। करेक्ट। अब एक लास्ट टॉपिक है जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, वो है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। ये सब तो हो गया हॉरिजॉन्टल वाला ना, ठीक है। अब थोड़ा वर्टिकल की बात कर लेते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, चलो मेरा आप सबसे सवाल ये है, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? एग्जैक्टली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है सर। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से नीचे जाए, है ना, या फिर नीचे से ऊपर आए तो इसमें एक एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज g, और g की वैल्यू तो फिक्स्ड है सर, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर लगभग पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे g क्या है सर, यहाँ पे तो g है कांस्टेंट, मतलब आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं, वो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन आप आराम से यूज कर सकते हो। बस एक ही जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, g पुट करनी है। करेक्ट, समझ के बात को? तो इसमें दो तीन केस हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला केस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, पहला केस लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। इस h हाइट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को क्या करे, ड्रॉप कर दे। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है ना, मतलब गिरा दिया। ठीक है, तो जो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहां लिख रहा हूं
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी विच ड्रॉप इट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे ना, तुम्हें पता है क्या बताएंगे, तुम्हें कहेंगे भाई ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू कितना ले लो 0 मीटर पर सेकंड। नहीं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विच ड्रॉप इट। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इस केस में बंदा खड़ा है, बंदे की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, जीरो है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस केस में तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब मान लो इसी में केस आ गया, एक आ गया हॉट एयर बैलून, और इसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है और ये भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और यहां से इसने पत्थर नीचे गिरा दिया, तो इसकी इस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं सर ड्रॉप किया है तो ड्रॉप तो जीरो होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ड्रॉप का मतलब जीरो नहीं है, मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हिच ड्रॉप इट। ये हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, उसने ड्रॉप किया, तो किसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा। आगे बात समझ में। सिमिलरली जैसे मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, तुम्हारे पास मस्त एक बढ़िया एक पानी का बोतल है, तुमने खिड़की से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और तुम उसे छोड़ देते हो, तो तुम्हें क्या लगता है पीछे गिर गई, लेकिन नहीं, कुछ देर तक वो तुम्हारी वेलोसिटी लेकर के आगे चल रही होती है। ठीक है, वही 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 जो तुमने जिस स्पीड से तुम्हारी ट्रेन जा रही थी ना, वही स्पीड उस बोतल को भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। चलो दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि ये जब बॉल ड्रॉप हुआ तो इसको यहां से यहां, मतलब इस h हाइट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट कर सकते हो, वैसे टाइम ऑफ डिसेंट है, नीचे आने का समय है ये, तो कितना समय लगेगा मुझे ये निकालना है। मुझे क्या गिवन है, यू गिवन है, और कुछ गिवन है, हाँ सर एक एक्सेलरेशन गिवन है। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे पहले अपने आपको डायरेक्शन को पहले कंफर्म कर लो कि आप किस डायरेक्शन को क्या मान रहे हो। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं ऊपर की सारी चीजों को नेगेटिव मान लेता हूं, नीचे की सारी चीजों को पॉजिटिव मान लेता हूं। एक काम करता हूं, उल्टा ले लेता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ऊपर मैंने पॉजिटिव मान लिया, नीचे मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव। मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर जा रही है वो सब कैसी है, पॉजिटिव है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी नीचे आ रही है वो सब कैसी है, नेगेटिव है। करेक्ट मान लो। चलो तो यहां पे मुझे टाइम निकालना है, तो S इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, चूंकि यहां g है तो हाफ gt स्क्वायर। चलो यही रखता हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, h है सर, ये h प्लस का होगा या माइनस का होगा, माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल की तरफ, यानी ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये माइनस का h हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों इसका, जीरो, ये तो खत्म हो गया भाई। हाफ ए, एक्सेलरेशन यानी जी किधर लग रहा है, नीचे, यानी जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में, माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया और यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2h बाई जी। करेक्ट, यही तो आ रहा है, रूट 2h बाई जी। यानी किसी भी बॉल को अगर आप ड्रॉप करते हो किसी भी h हाइट से, तो उसे ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, रूट 2h बाई जी समय लगेगा। फंडा हो गया क्लियर। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है सर ये ना, इसको जमीन को किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, मतलब कि ये जो बॉल गिरा ये जमीन पे जब स्ट्राइक करेगा तो कितने की वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, आपको ये बताना है। करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट लगा लो, जो लगाने लगा लो, मुझे v निकालना है। v कोसु क्या होता है, u प्लस at होता है। ठीक है, v कोसु क्या होता है, u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, थोड़ा सा इसे ऊपर शिफ्ट करते हैं। हाँ, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, जीरो। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, g है, और t का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, रूट 2
एच जी, तो मैंने लिखा अंडर रूट 2h बाई जी, करेक्ट। तो यहां से आपका v कितना निकल के आ गया, मैं इसको अगर ढंग से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं जी स्क्वायर 2h बाई जी, इसको अंडर रूट में लाने के लिए, करेक्ट। तो g से ये कट गया, तो वेलोसिटी विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी, सॉरी रूट 2gh लिख लो, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, दो चीज सीख गए। सबसे पहली चीज, सर ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, अंडर रूट 2h बाई जी, और किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, रूट जी एच, रूट 2gh, ठीक है ना, रूट 2gh। आगे बात समझ में। चलो दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। केस 2, ऑब्जेक्ट थ्रोन अप, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर फेंका किसी u वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ऊपर फेंका है किसी भी u वेलोसिटी के साथ, ठीक है। आपको पता है ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटी किधर लग रही होगी, नीचे। अगर मैंने कह दिया ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला क्या है, माइनस है, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला क्या है, माइनस। तो सबसे पहली चीज आपसे पूछी गई, बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगी, ठीक है ना। अगर तुम किसी भी बॉल को अगर u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट वो कितनी अटेंड करेगी, कितना मैक्सिमम हाइट जा सकती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या है, जब कोई भी बॉल नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो पहले 0 मीटर पर सेकेंड यानी रुक जाएगी, और रुकने के बाद फिर वो नीचे आना शुरू होगी, ठीक है। पहले वो अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, वहां थोड़ी देर के लिए रुकेगी और फिर नीचे आएगी। हालांकि ये टाइम इंटरवल इतना कम होता है कि आपको देखने में लगता है कि ना रुका तो नहीं है, लेकिन पहले रुकेगी फिर नीचे आएगी। समझ गए बात को। तो अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। लगा दो फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0, हटाओ इसको। तो माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी। बच्चे जी नीचे आ रहा है, कौन सा साइन, माइनस का जी, और ये h कौन सा है, मैक्सिमम। तो माइनस से माइनस कट गया, यहां से h मैक्सिमम कितना निकल के आ गया, u स्क्वायर बाई 2g। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे तो वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, u स्क्वायर बाई 2g। समझ के बात को। दूसरी बात, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको कितना समय लगेगा, आपको ये निकालना है, करेक्ट। क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाओगे बच्चों। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और 0 इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस का g इंटू टी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो यहां से माइनस का u इज इक्वल्स टू माइनस का जी टी, सो टी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, u बाई जी। तो टाइम कितना लगेगा, u बाई जी लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में समय कितना लगेगा, u बाई जी लगेगा। मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा वो, सर मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा u स्क्वायर बाई 2g। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तीसरा केस में ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट पहले नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, है ना। ऑब्जेक्ट गो अप एंड देन गो डाउन। ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले नीचे से ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्ट बता रहा हूं, तुम्हें ध्यान देने वाली बात क्या क्या है। सबसे पहली बात, वेलोसिटी विथ विच इट गोज अप इक्वल्स टू वेलोसिटी with which it comes down। साफ शब्दों में समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर जाते टाइम यहां पे इस पोजीशन पे, जाते टाइम इस पोजीशन पे अगर इसकी वेलोसिटी थी va, ठीक है, जाते टाइम अगर इसकी वेलोसिटी थी va, तो आते टाइम भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, va ही होगी आते टाइम भी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा,
ठीक है, ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा था तो नेगेटिव। मतलब तुम क्या लिख सकते हो, दिस वी ए, कुछ अलग नाम दे दूं, चलो अलग नाम दे देता हूं, वी डैश दे देता हूं, ठीक है। तो दिस वी ए विल इक्वल्स टू वी डैश, बस नेगेटिव लग जाएगा। समझ गए बात को? एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज देखो क्या है, यहां लिख दे रहा हूं मैं इसकी दूसरी चीज। जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ठीक है। जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ठीक है। मैं इस बात को लिख रहा हूं, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है ऊपर जाने का समय, ठीक है, विल इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या है, नीचे आने का समय। समझ गए बात को? मतलब कि टाइम ऑफ एसेंट विल इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। अब यहीं से हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगले पेज में लिख रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने देर हवा में रहा, ठीक है, कितने देर हवा में रहा। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकता हूं सर, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। पहले नीचे से ऊपर गया हो तब भी हवा में होगा, फिर ऊपर से फिर नीचे आ रहा होगा फिर भी हवा में होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है सर, u बाई जी प्लस u बाई जी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो t इक्वल कितना आ जाएगा। समझ गए बात को? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u बाई जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे तो उसके नीचे आने में कितना समय लगेगा, 2u बाई जी लगेगा। फंडा हो गया क्लियर? तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी। पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन तुम्हारा हो गया यहाँ खत्म, उसका पूरा वन शॉट क्लियर। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन जब करोगे तब जाके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मैंने करा भी दिए थे, ठीक है। हाँ ग्राफ, गुड वन, अच्छा याद दिलाए। ग्राफ देखो जरा, ग्राफ देखो, ग्राफ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, दिमाग से निकल गया था मेरे, ग्राफ। देखो 3 ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये 3 ग्राफ पढ़ेंगे और तीनों ग्राफ में एक ही चीज पढ़ रहे होंगे, एक स्लोप और दूसरा एरिया अंडर कर्व। आपको मैं पहले बता दूं, अगर ये एक ग्राफ है, ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ये होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ठीक है। और एरिया ऐसे लिख देते हैं dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx। और जो एरिया अंडर कर्व होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx। समझिए बात को, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक। अब फटाफट लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, कुछ भी रैंडम ग्राफ है, इसका मैं स्लोप लिखना चाह रहा हूं। इसका स्लोप क्या होगा, अभी मैंने बताया dy बाई dx होता है। तो y एक्सिस पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट s, और x एक्सिस पे क्या है, t, यानी dt। बताओ बच्चों, ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का, ठीक है। इसका एरिया अंडर कर्व मैं लिखना चाह रहा हूं, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन y dx यानी इंटीग्रेशन s dt। क्या ये हमारे कुछ काम का है, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं सर, इट इज यूजलेस, नथिंग, ठीक। दूसरा उठा लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखो तुम्हारे पे है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक। सबसे पहले स्लोप लिख रहा हूं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dy बाई dx। यहां y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है, टाइम, dv बाई dt क्या होगा, एक्सेलरेशन। मतलब इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। दूसरी चीज एरिया अंडर कर्व, अभी बताया इंटीग्रेशन y dx, y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, x पे क्या है, dt। इंटीग्रेशन v dt किसी का फॉर्मूला है, किसी का तो फॉर्मूला है, किसी का तो है, किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है, करेक्ट। अब तुम्हारे दिमाग में 9th क्लास की एक बात आ जानी चाहिए
तुमने नाइन्थ में कुछ रट्टा तो मारा था। नाइन्थ में क्या रट्टा मारे थे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया अंडर कर्व है उसका जो ग्राफ है उसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है या डिस्टेंस देता है, ऐसा कुछ रट्टा मारा था। नहीं याद है तो और अच्छी बात है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ए वर्सेस टी, खैर तो देता ही नहीं कुछ। हाँ स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा बच्चों, सर डी ए बाई डी टी। क्या डी ए बाई डी टी हमारे काम का है? नो सर। एरिया अंडर कर्व की बात करें, एरिया अंडर कर्व क्या होता है? इंटीग्रेशन। ये हमारे काम का है? यस सर। क्या देता है ये? वेलोसिटी। समझ के बात को, मतलब इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा आपको? वेलोसिटी। थोड़ा कम फील आता है जब हम फॉर्मूले बात करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे ही बात करेंगे पूरा फील आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन की हम बात करें, कैसा क्वेश्चन दिखेगा? एक ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, नॉर्मल सवाल लिखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 4। ठीक है, और ये है तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। समझ के बात को? तुमसे पूछा जाए भाई इस ग्राफ को देख करके मुझे फटाफट बताओ डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ। कैसे बताओगे? सोच में पड़ जाओगे, हैं ग्राफ से कैसे बता देंगे सर? तो ग्राफ का एरिया निकाल के बता दोगे भाई, है ना। ये शेप कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लगा दोगे सर हाफ इंटू बेस कितना? 4, हाइट कितना? 10। आंसर कितना भाई? 20। 20 तो होगा, 20 मीटर, जो भी है यूनिट। ठीक, वही अगर मैं ग्राफ थोड़ा चेंज कर दूं, मैं कहूं भाई ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक, तो मैं क्या पूछूंगा? मुझे वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी क्या होगी सर? अगेन एरिया अंडर कर्व, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना आ जाएगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट पर सेकेंड, जो भी है। समझ गए बात को? तो ये रहा एरिया। तो कहोगे सर अब ये इंटीग्रेशन का क्या मतलब था? ये इंटीग्रेशन वहां यूज करना है जहां पे आपके पास एरिया डिफाइन नहीं है। जहां एरिया डिफाइन है, जैसे शेप डिफाइन है, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सब डिफाइन है तुम्हारे पास, तो तुम उनका एरिया निकाल सकते हो। एक ऐसा शेप दे दो, ये देखो, ये एक रैंडम शेप दे दिया, अब कौन, चलो इसका बताओ जरा। यहां क्या करोगे? इंटीग्रेशन। करेक्ट। इंटीग्रेशन कैसे हुआ वो भी चलो समझ लो फटाफट। मैंने क्या करा, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा कट किया। ये कितना है? dt है, और ये वाली लेंथ कितनी है? ए ही तो है। तो इस वाले छोटे का एरिया कितना होगा? सर छोटे का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है, यानी ए dt। करेक्ट। अब ये छोटा सा हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक जोड़ दो। तो जब इतना जोड़ना हो तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन लगाते हैं। अगर ये t1 है, ये t2 है, तो जोड़ दोगे t1 से t2 तक। समझ गए बात को? तो जब डिफाइन नहीं है शेप तो लगाओगे इंटीग्रेशन, जब शेप डिफाइन है तो ये। तुम चिंता मत करो, तुम्हें डिफाइन शेप ही मिलेगा। ट्रायंगल मिल जाएगा, ट्रेपेजियम मिल जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, ये वाला तो डेरिवेशन में ही काम आता है। हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए सारे कॉन्सेप्ट? ठीक है ना। 14 पेज में हमने सारा का सारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। नाउ मोशन इन अ प्लेन, अब चर्चा करेंगे मोशन इन अ प्लेन का। चलो 2 मिनट का ब्रेक, फिर चर्चा करते हैं। ब्रेक। चलो अब यहां ध्यान दो, मोशन इन अ प्लेन तो हो गया, स्ट्रेट लाइन तो हो गया। नाउ कम टू मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। काम करता हूँ ना, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, अपनी फोटो ही रखता हूँ। हाँ मेरी फोटो ही देखो अभी तो, ठीक है ना। नहीं उसे देखे तुम डर गए थे, वो बहुत ज्यादा ही अलग टाइप का था। तो सुनो क्या समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे पोजीशन वेक्टर। जो हम लोगों ने अभी पोजीशन के बारे में समझा था ना, डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा था, वैसे हम लोग समझेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या समझेंगे? पोजीशन वेक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, और पोजीशन में दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी होंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे। चलो अब आ जाओ भाई उस वाले पे। अब यहां देखो, ये कोई ए ऑब्जेक्ट है जो कि इस पोजीशन पर है। रेड से दिखाऊंगा। ये कोई ए ऑब्जेक्ट है जो कि R1 पोजीशन पे दूर है, ठीक है। ये कोई बी ऑब्जेक्ट है,
जो कि R2 पोजीशन में दूर है। कहां से है? ओरिजिन से। हम लोग जब भी डिस्टेंस देखते हैं कहां से देखते हैं बच्चों? ओरिजिन से देखते हैं। ठीक, इसने यहां से चलना शुरू किया, या चलो जो पोजीशन है, एक ए पोजीशन एक बी पोजीशन है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस ए पोजीशन से स्टार्ट करके कुछ ऐसे रास्ते से घूम करके इस बी पोजीशन पर आता है। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गया और मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर? ए से बी, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट यहां से यहां चले जाओगे। करेक्ट, तो ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ के बात को? ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट विल बी R2 माइनस R1, दैट इज डेल्टा आर क्या हो गया? R2 माइनस R1। दोनों पोजीशन वेक्टर को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। करेक्ट, यही कर रखा है मैंने। वेल, इस क्लास को मुझे लगता है थोड़ा मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने वेक्टर पढ़ा ही नहीं है। तो ये चीज तो तुम्हारे माथे से उड़ी गई। ठीक है, हाँ उड़ ही जाएगी, जरा भी नहीं आएगी, मुझे पता है ना, इसलिए थोड़ा समझा देता हूँ दो तीन चीजें।